25,000 से शुरू करने वाली जो कंपनियों को दान देने की बात थी, उस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसमें पारदर्शिता नहीं है और ये चंदा किसी सिर्फ एक सत्ताधारी को आप दे रहे हैं, तो इसकी जो जानकारी कौन किसको दिया, कौन किसको लिया, ये नहीं बता रहा। तो उन्होंने बाबा साहब के संविधान 19 का और 14 का ये सोचा कि जो स्कीम लाई गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड, वो ये संविधान के 19 और 14 अनुच्छेद के को वायलेट करती है। आपने 12 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक जितने भी बॉन्ड आरबीआई के एसबीआई की शाखा ने किन किन लोगों को बेचा है या लिया है और उसका इनकैश हुआ है, ये भी बताना है। कुछ लोग ले के बॉन्ड रख लेते हैं, उसको 15 साल तक अपने तिजोरी में रख लेते हैं, चुनाव हो जाता है उसके बाद लेते थे। वो जो मंशा थी पॉलिटिकल पर्पज के लिए, वो फेल हो जाता था। तो उसको उन्होंने कहा कि आप इसकी जानकारी जो है तुरंत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जा रहा है कि सवर्ण दलों के चंदे पर नोटबंदी कर दी है। इस देश में जो एडीआर के आंकड़े हैं, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो चंदा मिला है वो बीजेपी को लगभग 5200 करोड़, उसके बाद ममता बनर्जी को, फिर कांग्रेस को, सपा को मात्र 3 करोड़, बीएसपी, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम तो लिस्ट में ही नहीं है। लेकिन अब उस पर रोक लगे। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव यादव हैं। कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, ये बहुत ही जो ऐतिहासिक फैसला है। पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जो विधान थी, जो मंशा थी, उसमें यह था कि एनी पॉलिटिकल पार्टी सभी को दिया जाए। ये कंपनियां जो कंपनी एक्ट में थी, अपने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दान देने की प्रावधान था। 25,000 से शुरू करने वाली जो कंपनियों को दान देने की बात थी, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसमें पारदर्शिता नहीं है और ये चंदा किसी सिर्फ एक सत्ताधारी को आप दे रहे हैं, तो इसकी जो जानकारी कौन किसको दिया, कौन किसको लिया, ये नहीं बता रहा। तो उन्होंने बाबा साहब के संविधान 19 का और 14 का ये सोचा कि जो स्कीम लाई गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड, वो ये संविधान के 19 और 14 अनुच्छेद के को वायलेट करती है, उसके मूल भावनाओं के विपरीत जाती है। इस पे माननीय कोर्ट ने कहा कि जो आरबीआई ने, एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया गया था, वो इस योग्य नहीं है, इसलिए उसको सेट असाइड और उसको गलत माना है। वो पैसा जो लिया गया है चंदा, वो लौटाना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, उसकी जानकारी सिर्फ देनी पड़ेगी। अभी जो माननीय कोर्ट ने जो अपने 332 पेज के जजमेंट में, माननीय शंभू जी, आप बहुत ही तकनीकी बातें पूछते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो उन्होंने कई गाइडलाइन जारी की हैं कि अब तक जो हुआ है, आपने 12 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक जितने भी बॉन्ड आरबीआई के एसबीआई की शाखा ने किन किन लोगों को बेचा है या लिया है और उसका इनकैश हुआ है, ये भी बताना है। कुछ लोग ले के बॉन्ड रख लेते हैं, उसको 15 साल तक अपने तिजोरी में रख लेते हैं, चुनाव हो जाता है उसके बाद लेते थे। वो जो मंशा थी पॉलिटिकल पर्पज के लिए, वो फेल हो जाता था। तो उसको उन्होंने कहा कि आप इसकी जानकारी जो है तुरंत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जितने राजनीतिक पार्टियां जो हैं, उनका विवरण भी आप 3 सप्ताह में देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जितने 3 सप्ताह के अंदर ही हैं, कि जिन जिन लोगों ने दिया है उसको ऑफिशियल वेबसाइट पे आप अपलोड करेंगे। जितने बॉन्ड इशू किए गए हैं उसका इनकैश हुआ है, खरीदने वाली बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी का भी नाम होगा, निश्चित रूप से होगा। इस पार्टी को मिला है वो भी होगा, और जो खरीदा है, कब इनकैश किया गया है, इसका पूरा बात करना है। जो इलेक्शन कमीशन की साइट पर, हाँ नहीं, इलेक्शन कमीशन की साइट पे उसको अपडेट करना है, आरबीआई की साइट पे, एसबीआई की साइट पे, कि आपके शाखा से किस राजनीतिक पार्टी को दिया गया है और जो कंपनी एक्ट है उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड पार्टी ने किनको दिया है, कितना दिया है, इस सबका इन सबका विवरण एक क्लोज सील लिफाफे में करके जो है दे दिया जा। मैं आप क्लोज लिफाफे में, लेकिन चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी ये सब जानकारी होगी सारी। हाँ, ये जानकारी है। मैं सीधे सीधे शब्दों में कह दूं तो ये जानकारी है। आप जब आंकड़े की ये भी है कि क्या वो जो चंदा अभी, लेकिन बॉन्ड अभी बंद नहीं किया गया, बॉन्ड को है, इसको टिल डेट तक जो है बंद किया गया है कि
इस बार आप कोई अब से जो है वो वायलेशन किया गया, तो इसका मतलब आप मैंने शुरू में कह दिया कि 19 और 14 का ये वायलेशन है। तो माननीय कोर्ट ने अपने जो निर्देश देने का जो पहला क्रम था, उन्होंने कह दिया कि इसके बाद से कोई भी बॉन्ड नहीं जारी किया जाएगा। ये पहला निर्देश। पैसा रिटर्न भी करना होगा जो 2019 से 24 तक। मैं बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को कि जिन लोगों का पैसा है वो इन कैश नहीं हुआ है, उसका विवरण देते हुए, अगर एक्सपायर भी हो गया, इन कैश नहीं होता, तो नया बॉन्ड जारी करते हुए उनको मूल कंपनी को या जो देने वाला दानदाता है उसको वापस करने का भी निर्देश आज की संविधान पीठ ने दिया है। क्या असर पड़ेगा इसका? इसका असर तो ये पड़ेगा कि जो कोई अपने नील से लिखवा नहीं पाता था सामाजिक न्याय का नारा को, और वहाँ पे जहाँ G20 बना हुआ है, देश के पैसे से, जो देश के करदाताओं के पैसे से जो ये G20 प्रगति मैदान में बना है, वहाँ एक पार्टी विशेष का झंडा आज लग रहा है, वो नहीं हो पाएगा। अगर ये ईमानदार रहे होते तो सामाजिक न्याय के लोगों को, पार्टियों को पैसा मिला होता। लोकतंत्र के और ये जो किसान आंदोलन है और इसको लेकर जो चिट्ठी लिखी थी अभी बार एसोसिएशन के एक अग्रवाल जी हैं, जी जी, उसको लेकर सुना है कि वकीलों खिलाफ हो गए हैं कि एकदम मैं उस चीज़ को सबसे पहले मैंने कहा, और सुओ मोटो वर्सेस फार्मर का हमने अपने ग्रुपों में चलाया, और उसका संज्ञान ऐसा नहीं है कि ये पृथ्वी पर कहीं भी जो कार्यस्थल है, इस पृथ्वी पर कहीं जहाँ कहीं भी कार्यस्थल है, सृजन का काम है, सकारात्मकता का काम है, निर्माण का काम है, वहाँ किसान का बेटा है। और ये न सोचे कि कोई बार का प्रेसिडेंट हो गया है तो वो किसानों के मुद्दों से, जनहित के मुद्दे से ऊपर है। इसलिए इन बार के अध्यक्ष जी का बहुत विरोध हुआ है, और लोगों ने यहाँ तक माना है कि जनरल बॉडी मीटिंग बुलाकर इनको पद से हटाया जाए। मुश्किल में पड़ गए अग्रवाल जी। मुश्किल में निश्चित रूप से पड़े भाई। अब हर चीज़ की एक सीमा होती है। अच्छा, जो सरकार जो अभी जो सब जगह दिल्ली में किलाबंदी है, हरियाणा में किलाबंदी है, किसान ना, इसको लेकर जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो कहा है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या अपडेट? देखिए, माननीय कोर्ट जो जनहित से समस्याएं होती हैं उसको लेकर कंसर्न है। जो भी संविधान का ज्ञाता होगा, जिसको भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आर्टिकल कभी अपने छात्र जीवन में, पेशा वाले जीवन में और न्याय करने वाले जीवन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जिसको थोड़ा भी ज्ञान होगा, तो वो नहीं कर सकता है कि किसी सत्ता में किसी की आवाज़ उठाना ये गलत है। अब वो किस परिप्रेक्ष्य में लोग ले रहे हैं कि रोड जाम कर दे रहा कोई, और उसका आरोप लग जा रहा है किसान पे। ये तो सरकार ब्लॉक। अभी आप बता दूं, हम भी रोज कोर्ट में जाते हैं, अभी तक कोई किसान दिल्ली के ITO चौक पर नहीं है। लेकिन जाम यहाँ क्यों लग रहा है? जाम इसलिए लग रहा है कि पहले से पुलिस वहाँ पे 5 कंटेनर, 10 GCB और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। 200 से ज्यादा बैरिकेड रख दिए गए हैं। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में लाने के लिए आप जैसे पत्रकारों की आवश्यकता है। सुधी लोगों को बताइए कि जो बैरिकेड लगाए गए हैं, जब तो उससे रोड जो पतले हो गए हैं और इससे असुविधा का पालन कर रहा है, और उसको कहा जा रहा है कि जो है ये किसान लोग परेशान करें। मुझे दिल्ली के ITO पर जितने दिन से चल रहा है आंदोलन, एक भी किसान नहीं देखा, लेकिन जाम तो वहाँ भी लग रहा है। तो इसका माननीय कोर्ट सोचे या संज्ञान ले कि ये जाम क्यों हो रहा है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या यातायात, अच्छा, सरकार द्वारा रोड ब्लॉक करना, किसी आंदोलन को रोकना, ये कानूनी सम्मत है, विधि सम्मत है या असंवैधानिक? देखिए, जब ये बहुत ही गंभीर, कोई हिंसा नहीं हो रही हो, अगर डेमोक्रेटिक ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है कि नहीं कि कोई धरना प्रदर्शन मतलब अहिंसात्मक रूप से कर सकते? देखिए, लोकहित का जब मामला आता है तो लोकहित में सबसे पहले होता है कि ज़्यादा लोगों का हित हो। आप रोड बंद कर दी तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें प्रभावित हो रहे हैं, ट्रेन रोक रहे हैं तो इसमें प्रभावित हो रहे हैं। मेरा सीधा सीधा कहना है कि अगर आप इस तरह की अड़चनों से दूर होना चाहते तुरंत वार्ता कर लीजिए। 1 सेकंड लगेगा, हेलीकॉप्टर पे आप चढ़िए 3 मंत्री लोग, आज जहाँ पे है, जहाँ ड्रोन, आपने पता देखा कि वहाँ पे वो लड़के उड़ाने वाले पतंग के धागे से उनके ड्रोन को गिरा दिया। तो जब इतना हो सकता है तो वार्ता कीजिए। वार्ता का सिद्धांत गौतम बुद्ध ने दिया है कि पंचशील में आइए, वहाँ पे बात कीजिए, उस मानक को मानिए, तब लोग लीगल सवाल है कि क्या धरना प्रदर्शन की इजाजत ये संविधान देता है कि नहीं? धरना प्रदर्शन की जो है बिना हिंसा के, बिना किसी शस्त्र के
ये संविधान सम्मत है और इस देश का जीवित संविधान इसकी इजाज़त देता है। तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट उस पर सुओ मोटो नोटिस लेगा? जो माननीय बार एसोसिएशन का प्रमुख जो इस तरह से चिट्ठियां लिख रहा है, बार एसोसिएशन के प्रमुख ने चिट्ठी लिखा और अपने जो सहयोगी उनके हैं, उपाध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, मेंबर एग्जीक्यूटिव हैं, कोषाध्यक्ष है, बिना उनके सहमति के लिख दिए। तो जो बार में 11 लोग वही उनके खिलाफ हो गए हैं। तो मैं उन अध्यक्ष जी को, माननीय आदिश अग्रवाल जी को क्या कहूँ कि जब आपके बार के जो कमेटी के मेंबर हैं वही आपके अगेंस्ट है तो बार ही पूरी अगेंस्ट है। तो उसका संज्ञान माननीय कोर्ट, मैं समझता हूँ कि उस पत्र को जो है एक पक्षी पक्ष, उसमें कई पत्र बातें लिखी गई है। आपको किसी का उन्होंने कहा है कि जनहित को देखते हुए जाम लग रहा है तो कोई एडवर्स आर्डर न पारित हुआ जाए। और जो उन्होंने उनकी मूल भावना ये थी कि इस जाम से जो है वकील साहब लोग रास्ते में जाम में फंस जाएंगे तो उनके केस में कोई गलत निर्णय न लिया जाए और ये किसानों की वजह से हो रहा है तो इस पर FIR किया जाए या उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इन्होंने ये मांगी थी और कहा था, कोर्ट से अनुरोध किया था कि इसका आप स्वतः संज्ञान लेकर कोई दिशा निर्देश जारी करें। तो ये हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव यादव, जिन्होंने समझाया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से पर रोक लगा दी गई है और ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सवर्ण दलों का अब तक सोचिए, अब तक इस देश में आज़ादी के 75 साल बाद भी जो चंदा है, जो धन्ना सेठ हैं, वो चंदा आखिर सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों को ही क्यों देते हैं? वो पहले कांग्रेस को देते थे, अब बीजेपी को देते हैं, ममता बनर्जी को मिलता है, नवीन पटनायक को मिलता है, लेफ्ट पार्टी को भी मिलता है जो कम्युनिज्म के जो पूंजीवाद के खिलाफ है। लेकिन कोई भी दल सपा, बसपा, RJD, JDU, JMM, DM के जैसे बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को नहीं देता है। लेकिन इस देश की मनुवादी जातिवादी मीडिया बहुजन नेताओं और बहुजन दलों को भ्रष्ट कहती है, क्योंकि आप बोल नहीं रहे हैं। आपके पास गौरव यादव जैसे वकील नहीं है जो आपको सही बात बताए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।